जय हिंद साथियों, हमारे टेक एंड टिप्स में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण जो हो रही है, जो लगभग 45,000 गाँव में पूरे बिहार में एक ही बार चालू कर दिया गया है। उसी के बारे में बात करेंगे। जो हमारे मन में ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब हम बहुत लोगों के पास पूछते हैं तो रियल जवाब नहीं मिल पाता है, और ग्रामीण सुदूर देहात एरिया में जिन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है उनका कोशिश करेंगे क्लियर करने का। हम कोई जमीन से रिलेटेड कोई ऑफिसर नहीं है कि सारा जानकारी हमने इकट्ठा किया है, जो कर्मचारी से, अपने राजस्व कर्मचारी से और स्पेशल अमीन से जो जानकारी इकट्ठा किया है, जो सर्वे की टीम के साथ रहती है, उनसे जो जानकारी इकट्ठा किया है, कोशिश करेंगे उन्हीं से सारा हम जो सवाल किए और हम लोगों का जो सवाल है उस सवाल का जो जवाब मिल पाया है उसको आपके सामने में रखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ताकि आगे इसी तरह का वीडियो अगर अपलोड हो तो आपके सामने वो सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण, बिहार स्पेशल लैंड सर्वे जो हो रहा है, उसमें सबसे पहले 1 नंबर का सवाल है, सर्वे कराने के लिए कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा। उसके बाद दूसरा नंबर में, अगर मेरा जमीन दादा या परदादा के नाम से जमीन है तो उसको हम अपने नाम से कैसे ट्रांसफर कराएंगे। बहुत सारा चिंता पड़ा रहता है कि बहुत दादा परदादा का नाम का जमीन है, उसका मोटेशन नहीं हो पाया, दाखिल खारिज नहीं हो पाया, या रसीद नहीं है मेरे पास, तो उसका कैसे होगा। तो इस सवाल के इसमें लोग इसका जवाब ढूंढने के चक्कर में क्या होता है कि कुछ दलालों के पीछे पड़ के वो उनसे बहुत सारा रुपया ले लेता है। ये इनसे घबराना नहीं है। भूमि सर्वेक्षण बहुत बड़ी ये नहीं है, बहुत खराब चीज नहीं है, ये आपके लिए बहुत बेहतर चीज है और इसको समझना बहुत जरूरी है। भूमि सर्वेक्षण आगे सवाल है, अगर रैयत या भूमि धारक में कोई एक कहीं बाहर है तो सर्वे कैसे कराएं। होता क्या है कि हम बिहार के लगभग बहुत लोग बाहर रहते हैं, किसी अलग स्टेट्स में रहते हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, इधर उधर कहीं भी रहते हैं, तो मन में सवाल आता है कि अगर मेरा कोई जमीन का रैयत जमीन का मालिक घर पे नहीं है तो उसका सर्वे कैसे होगा। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। उसके बाद चौथा नंबर में है, अगर मेरा जमीन का मोटेशन दाखिल खारिज नहीं है या करंट लगान रसीद नहीं है तो क्या करें। ये सवाल है, और ये सवाल मैंने पूछ के इसका जानकारी इकट्ठा किया है, जो राजस्व कर्मचारी हम लोग का सर्वे का टीम का है। आगे 5 नंबर में सवाल है, प्रपत्र दू तथा वंशावली कहाँ से और कैसे बनाए। ये बड़ा जटिल सवाल है कि होता क्या है ना कि हम प्रपत्र टू एक बड़ा ये बने मॉर्गेज बन गया है कि प्रपत्र टू को कैसे भरे। तो प्रपत्र टू हम आज भर के दिखाएंगे, और वंशावली कहाँ से और कैसे बनाए इसके बारे में बताएंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए, कोशिश करेंगे ये सारा डाउट जितना भी लिखे है इसको क्लियर करने का। तो बात करते हैं हम 1 नंबर के सवाल में। 1 नंबर का सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वे कराने के लिए कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था सर्वे कराने के लिए दस्तावेज आपके पास जमीन संबंधी सर्वे मतलब क्या है, जैसे एक पर्टिकुलर लैंड है, एक पर्टिकुलर लैंड का नक्शा है, ये आपका है, इसका क्या सबूत है। जाहिर सी बात है, ये अगर जमीन मेरा है तो इसका क्या सबूत है। तो सबसे पहले 1 नंबर में बात करते हैं, या तो आपका खतियानी जमीन होगा, या तो आपका खतियानी जमीन होगा, या सेल डीड होगा, यानी आपने किसी से खरीदा होगा। सेल डीड या तो खतियानी होगा, यानी तो सेल डीड होगा, या नहीं तो गिफ्ट डीड होगा। गिफ्ट डीड यानी आपको तोहफा में मिला है किसी के द्वारा, चाहे दादा परदादा या किसी के भी द्वारा तोहफा में मिला है, मुफ्त में मिला है या गिफ्ट में मिला है। खतियानी, सेल डीड या गिफ्ट डीड, या आपके पास बंटवारा का कोई पेपर है या जजमेंट, मतलब आप इसे साबित करेंगे किसी भी पेपर से। आपके पास जो भी स्वामित्व का जो भी पेपर है, दस्तावेज जो भी है, उसको आप ऑफिसर्स को दिखाएंगे, या फिर अब अपना फोटोकॉपी जीरोक्स कॉपी करके ऑफिसर्स को देंगे। सर्वे ऑफिसर जो आएंगे, सर्वे का टीम जो भी आएगा वो टीम को दिखाएंगे, ये आपका पर्टिकुलर जमीन आपका है। इसके लिए आपके पास जितना भी जमीन है सारा का एक फोटोकॉपी करा के पीडीएफ बना के या एक फाइल बना के उसमें प्रपत्र टू तथा वंशावली, जहाँ प्रपत्र टू नहीं लगेगा शपथ पत्र, वहाँ वंशावली बना के आप इसमें लगा सकते हैं। सर्वे कराने के लिए कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा इसको क्लियर कर दिए। ठीक, अब आगे सवाल यह है, आगे का सवाल है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे सवाल है, अगर मेरा जमीन दादा परदादा के नाम का जमीन अपने नाम का है जमीन है तो अपने नाम पे कैसे ट्रांसफर करें। तो ये सवाल सबके मन में आता है कि मेरा जमीन तो बहुत पुराना है, परदादा का जमीन है, हम लोग के पिताजी भी नहीं रसीद कटाया या इनका मोटेशन नहीं हो पाया, तो हम अपने नाम से कैसे कराएं, जो हमारे पिताजी भी नहीं गाँव में है या पिताजी भी
चले गए हैं, तो अब इस जमीन को लेके बड़ा ये बना रहता होगा, कंसेंस बना रहता है कि हम इस जमीन को कैसे वापस अपने नाम पे कराएं। ये आपका जो मोटेशन यहाँ जो सर्वे हो रहा है, सर्वे का काम है, ये आपका सर्वे करके आपके जमीन को पर्टिकुलर आपके नाम का एक खाता खोल दिया जाएगा। उस खाते में आपको जितना जमीन है, जितना खेसरा है, वो सारा आपको दे दिया जाएगा। यहाँ सवाल है 2 नंबर में, अगर मेरा जमीन दादा परदादा का नाम किया है तो उसको अपने नाम से कैसे ट्रांसफर करें। तो सबसे पहले जैसे दादा या परदादा का जमीन है, अगर परदादा से गए तो परदादा का जमीन खतलानी होगा, पुराना जमीन है तो खतलानी होगा, यानी तो आपने बंटवारा करके या पंचनामा बंटवारा जो गांव में होता है, पंचनामा करके उसको आप शेड्यूल बना के आप अपने उस पर हिस्सा में कब्जा करके आ रहे हो, तो उस जमीन को हम अपने नाम पे कैसे ट्रांसफर करें। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा, अगर मेरा जमीन दादा परदादा के नाम से तो अपने नाम पे कैसे ट्रांसफर। सबसे पहले आप करोगे क्या कि उस जमीन का शेड्यूल जो इससे पहले बना के आपने मोटेशन कराया या नहीं भी कराया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो उसका शेड्यूल बना के क्या करना है, प्रस्तुत करना है। ठीक, शेड्यूल में क्या बनाओगे, जैसे आपके परदादा, आपके जैसे परदादा का नाम का जमीन है, परदादा का नाम का जमीन है, तो आपके दादा जितने भाई थे उसमें हिस्सा होगा। दादा मान के चलिए 3 भाई हैं, 3 भाई में हिस्सा होगा, ए बी सी मान के चलते हैं, 3 भाई में हिस्सा होगा। उनके बाद अगर दादा परदादा का जितना जमीन है वो तीनों भाई में हिस्सा होगा। इस तीनों भाई को अगर अलग अलग इनका वंशज होगा तो अलग अलग वंशज मान के चलिए, ए बी दो दो पुत्र मान के चलिए है, तो ये तो परदादा का जमीन पहले दादा में बंटवारा होगा, फिर पिताजी के भाइयों में बंटवारा होगा। तो वो सारा शेड्यूल बना के कौन सा खाता में कितना जमीन है, किस खेसरा में कितना जमीन है, ये सारा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। देने के बाद एक शपथ पत्र बना के दोगे कि ये जो हम पेपर लगाए हैं सारा पेपर सत्य है, अगर इसमें कुछ असत्य है तो वो वेरिफिकेशन आपके ऑफिसर टीम करेंगे, जो भी पेपर गलत रहेगा वो बता देंगे टीम कि ये पेपर हमने मिलान किया और ये पेपर आपका गलत या दूसरा पेपर इस साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कीजिए, तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और जैसे आपका सर्वे क्लियर होकर आएगा तो ये आपका परदादा के नाम से जो भी जमीन है वो ट्रांसफर होके ऑफिसर्स आपको हेल्प करेंगे ट्रांसफर कराने के लिए, जो भी पेपर लगेगा वो मांगे जाएंगे और ट्रांसफर आपके नाम से हो जाएगा, आपका खतियान बन जाएगा ट्रांसफर करा के। हो गया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बताते हैं, आगे का सवाल है, अगर रैयत या भूमि धारक में कोई एक कहीं बाहर है तो सर्वे कैसे कराएं। बात आगे करते हैं, ये सवाल सबके मन में होगा। बेसिकली गांव में होता क्या है ना कि गांव में मजदूर क्लास का बहुत लोग होता है, तो मजदूर क्लास का होता क्या है कि यहाँ बिहार में रोजगार की उतनी व्यवस्था है नहीं, तो यहाँ के लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में रहते हैं। तो गांव की महिलाओं का जो भी घर पे है, बड़े बुजुर्ग जो घर पे हैं, उसके मन में बड़ा सवाल, ये बड़ी तीखा सवाल है, अगर रैयत का भूमि धारक यहाँ पे नहीं है तो मेरा सर्वे कैसे होगा, उसको फोन करके बुलाना पड़ेगा या कुछ भी समथिंग समथिंग। तो आगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, 3 नंबर के बारे में कि भूमि धारक अगर घर पे नहीं है कहीं बाहर है तो क्या। मान के चलो कि आपके परिवार में 3 या 4 5 जितना भी सदस्य हैं, उनमें से अगर एक सदस्य बाहर है तो आप जब शेड्यूल बनाओगे या जमीन का जब भी बंटवारा करोगे या वंशावली जिस तरह जैसे बनाओगे तो उसका पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, उनका जितना हिस्सा होता है उतना हिस्सा होना चाहिए, उनका जो भी पेपर प्रस्तुत करना होता है साथ में प्रस्तुत। और ये भी हमने सवाल किया, ऑफिसर से हमने सवाल किया कि सिग्नेचर का जरूरी तो पेपर में नहीं होता है, जैसे शपथ पत्र होता है तो उसमें सिग्नेचर का, तो सबों का सिग्नेचर का जरूरी नहीं है, एक आवेदक होता है और आवेदक सिग्नेचर करके वो पेपर प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना प्रपत्र पूरा तैयार करके आपके पास जो भी जमीन का डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आप अपना प्रस्तुत कर सकते हैं, आप अपना शिविर में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपके पास आपको जानकारी नहीं मिला कि शिविर कहाँ पे लगा हुआ है या शिविर में क्या होता है, तो आप नजदीकी इंटरनेट के से या वसुधा केंद्र में जाके आप वहां से जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। ऑनलाइन भी आप अपने से भी कर सकते हो या आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो वहां से भी आप ऑनलाइन सारा डिटेल्स निकाल सकते हो। बिहार के विशेष भूमि सर्वेक्षण BRLS से, ये बिहार लैंड स्पेशल सर्वे का पोर्टल है, वो आप निकाल के देख सकते हो क्या है। तो कहीं बाहर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ज्यादा हड़बड़ाने का जरूरी नहीं है। इनमें होता क्या है ना कि इसी तरह का सवाल जब आपके मन में आएगा ना तो बहुत सारा बिचौलिया जो मार्केट में रहता है, जो इधर उधर घूमता है, जिसका काम ही ऐसा है, वो क्या करेगा, बोलेगा बहुत सारा कुछ पैसा लगेगा वो उसका हम करवा देंगे, तो वो होगा क्या, करवाएगा क्या, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिसके आपको शेड्यूल बना के देना है, आपको सारा पेपर भर के देना है, पेपर भर के देने के बाद आपका टोटल वेरिफिकेशन होगा। सर्वे का मतलब क्या होता है, आपका एक टीम, सर्वे का टीम जो सरकार ने गठन किया है, एक स्पेशल टीम गठन किया है, वो टीम आपके पंचायत में आएगा, किसी स्कूल में काउंटर लगाएगा, काउंटर लगा के आपसे पेपर मांगेगा कि आपके पास जो भी जमीन है, चाहे जिसमें आपका घर बना हुआ हो, जिसमें खेती करते हो, या जो पड़ती है, या जो कोई और मतलब आपका जबरदस्ती कब्जा कर चुका है, वो उसका पेपर आपके पास है, तो किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना पेपर का टोटल पेपर आपके पास जो भी जमीन का है वो पेपर का फोटोकॉपी करा के, जेरॉक्स कॉपी करा के, शपथ पत्र लगा के, प्रपत्र टू लगा के, वो क्या करोगे, आप शिविर में जाके जमा करोगे।
शिविर का ऑफिसर्स जमा करके सारा पेपर उठा के लेके जाएंगे अपने अंचल स्तर पे। उन्हें करना क्या है, उन सभी पेपर्स को वो अपने दस्तावेज के साथ मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद सभी सत्य रहेगा, और जो जिसमें किसी तरह का डाउटफुल रहेगा तो उसको पेंडिंग में रख दिया जाएगा। और आपसे जब दोबारा आएंगे वो टीम, तो आपसे पूछा जाएगा आपने जो पेपर दिया था उनमें थोड़ा डाउट है, आप इस डाउट को क्लियर करने के लिए दूसरा पेपर प्रस्तुत कर सकते हो, जो आपसे पेपर मांगेगा वो आप पेपर दे सकते हो। अलग अलग चरण से, अलग अलग प्रक्रिया से आपका सर्वे क्लियर होगा। तो 370 डेज का दिया है, लगभग 1 साल के बाद 1 साल तक इसका प्रक्रिया होते रहेगा। पेपर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डिजिटाइजेशन होगा, फिर अमीन आएंगे, चेकबंदी करेगा, अलग अलग प्रोसेस से होगा। लेकिन अभी जो सवाल होता है कि गांव में वायरल सवाल है, अगर मेरा भूमि धारक में कहीं बाहर है तो इसका उसका सर्वे कैसे होगा, तो ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। और लगभग हम जो पूछे ऑफिसर से भी, जो पूछे जो स्ट्रीम में रहता है उनसे भी पूछे, तो वो भी सेम सवाल का जवाब दिए कि जरूरी नहीं है, उनमें से कोई अगर एक भी है या नहीं तो उनका आवेदक कोई है तो वो अपना सर्वे या पेपर प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 4 नंबर में, अगर मेरा जमीन का मोटेशन दाखिल खारिज नहीं है, जमीन बहुत पुराना है या उनका करंट लगान रसीद नहीं है, तो हम क्या करें। तो बहुत मन में सवाल आता है कि मेरा तो मोटेशन हुआ नहीं है, 60 साल 40 साल 50 साल जो दादा परदादा के नाम से जमीन था, उनका ना मोटेशन हमारे दादाजी करवा पाए या ना हमारे पिताजी करवा पाए। जिस तरह से होता है पीढ़ी दर पीढ़ी आप अपना उस जमीन पर अधिकार जमाए हुए हैं, आपके पास पेपर है। तो मोटेशन मतलब क्या होता है, मोटेशन दाखिल खारिज को समझते हैं। मोटेशन मतलब ये होता है कि वो एक जमीन, जिस जमीन का मालिक आप हो, उनका पेपर जो आपको अलग से रखा हुआ है, उनका मोटेशन कराने से हो जाता है कि उस पेपर को आपको अलग से एक दे दिया जाता है कि ये खाता नंबर, एक पर्टिकुलर खाता नंबर होता है, एक पर्टिकुलर खेसरा नंबर होता है, ये खाता नंबर यहाँ इतना है और खेसरा नंबर इतना का मालिक आप हो जाते हो, और आपका जमाबंदी एक जमाबंदी तैयार करके दे देते हैं वहां से। और बंदोबस्ती अधिकारी या राजस्व कर्मचारी जो भी होता है या सर्किल ऑफिसर जो भी होते हैं, अंचलाधिकारी, वो आपको एक जमाबंदी प्रोवाइड कर देते हैं जिनमें आपका खाता क्या है, खाता बाय कितना है, खेसरा कितना है और उनका रकबा कितना है, ये सारा आपको लिख के दे देता है। उनका चौहद्दी क्या है, ये सारा आपकी जमाबंदी क्रिएट कर देता है। उस जमाबंदी में आपका जमीन क्या है वो आपको, तो दाखिल खारिज का मतलब ये होता है। और दाखिल खारिज के पश्चात यानी दाखिल खारिज होने के बाद लगान रसीद, जो कि सरकार को टैक्स के रूप में हम लोग पे करते हैं, तो लगान रसीद अगर करंट नहीं है तो क्या करना है। लगान रसीद करंट नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपका मोटेशन भी नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। आपके पास जो जमीन है उस जमीन का जो भी पेपर है, उस जमीन का पेपर प्रस्तुत करोगे, वो अमीन आपको एक जमाबंदी या खाता खोल के दे देंगे, उस खाता में आपका जमीन आते हैं। दाखिल खारिज आपका उसी मतलब सर्वे इसमें जो कैंप लगेगी या जो आपके पास विशेष टीम आएगी, उस टीम का काम है ये सारा काम आपको करके देने का। आपसे जो पेपर मांगा जाएगा वो पेपर आपको प्रोवाइड करना है और सारा आपको वहीं से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, वहीं से ये सब आपका जमाबंदी। और इनका एक और सवाल होता है कि मन में कि मेरा तो जमाबंदी है ही नहीं, पेपर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। आपका जमीन जैसे खाता खेसरा नंबर डाल के देख लेते हो कि मेरा जमीन यहाँ इतना, खाता नंबर इतना, खेसरा नंबर, जमाबंदी नंबर इतना। किसी का जमाबंदी ऑनलाइन डिजिटल से नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया सरकार ने चालू किया है और ये प्रक्रिया में क्या क्या सारा जमीन को ऑनलाइन चढ़ाने का काम किया। तो उनमें से कोई ऐसा पर्टिकुलर जमीन है या किसी का नाम में त्रुटि है, किसी का खाता में त्रुटि है, किसी का खेसरा में त्रुटि है या किसी के रकबा में त्रुटि है, तो ये सारा करेक्शन अभी बहुत प्रक्रिया है, होते रहेगा, इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। होता क्या है ना कि किसी का नाम मान के चलो कि मदन मदन राय नाम है, तो वो ऑनलाइन डिजिटाइजेशन के समय में क्या हो गया कि मदन राय की जगह स्पीड में मदन राम हो गया। तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस चीज को लेकर बड़ा ये बना रहता है, नरेशन बना रहता है कि मेरा तो नाम गलत हो गया, मेरा जमीन किसी और का हो जाएगा। इनमें बहुत सारा बिचौलिया लूट के ले रहता है कि आपका नाम सुधार करने के लिए इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा। ये सब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपका नाम है, जमीन आपका है, पेपर आपके पास है, जमीन आपका ही रहेगा, किसी को नहीं जाएगा, चाहे वो कितना पुराना जमीन है या कितना भी, कोई सा पेपर या कोई करेक्शन नहीं है आपके खेसरा में, या लगान नहीं कटा हुआ है या मोटेशन नहीं हुआ है। सारा प्रक्रिया आपको वो विशेष टीम आपसे पेपर लेके वो प्रक्रिया आपको करके देंगे। आगे पढ़ते हैं, प्रपत्र दू तथा वंशावली कहाँ से और कैसे बनाए। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं प्रपत्र टू और वंशावली का। तो इनका बात कर देते हैं। पहले वंशावली कहाँ से बनाए। वंशावली एक फॉर्मेट होता है जो आप नजदीकी जीरोक्स शॉप से ले सकते हैं। ये वंशावली आप अपने से भी भर सकते हो, अपने से भर के शपथ पत्र लगा के उनमें शपथ पत्र का ये मतलब हो गया कि वंशावली जो भरे, इनमें जो भी हम लिखे या जो भी डाटा इंटर किए हैं, जो भी उसमें मेंशन किए हैं, वो पूर्ण रूप से सत्य है आपके विवेक के अनुसार, और वो सत्य होना चाहिए। अगर सत्य नहीं है तो वहां पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है शपथ पत्र में। अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उनका जिम्मेदार हम खुद होंगे और उनका भरपाई भी हम करेंगे। तो वंशावली पहले तो आप अपने से बना सकते हैं।
अगर नहीं आप अपने से नहीं बना सकते हो तो आप अपने फॉर्मेट को फिल करके आप नजदीक के आप अपने पंचायत के सरपंच के पास जाके बना सकते हो वंशावली। वहां से भी नहीं होता है तो आप वंशावली के फॉर्मेट तीनों से आप अपना सिग्नेचर करेंगे, सरपंच से सिग्नेचर करा के आप सर्किल ऑफिसर को आप अपने अंचलाधिकारी को या वहाँ पे जो काउंटर बना हुआ है वहाँ पे दोगे तो वहां से वंशावली आपको बना के दे दिया जाएगा। यहाँ प्रपत्र 2 की बात करते हैं। और प्रपत्र 2 हम फॉर्मेट बना के बता देते हैं कि किसमें क्या भरना होता है। दोस्तों बात करते हैं प्रपत्र 2 किस तरह से भरे। प्रपत्र 2 में कितना फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आपके सामने में है। प्रपत्र 2 बना के और भर के अभी दिखा देंगे। इन्हीं चीज को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, मतलब इसको इस फॉर्म को कैसे भरे, किस तरह से भरा जाता है, इसी चीज को लेके प्रपत्र 2 का एक फॉर्मेट दे देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा प्रपत्र। यहाँ बता रहा है कि आप जो जमीन का मालिक है, जिस जमीन का मालिक है उसका स्वघोषणा प्रपत्र ये है और इससे संबंधित इनमें सारा डिटेल्स हमने डाल दिया है। तो स्वघोषणा प्रपत्र में लिखा हुआ है राजस्व ग्राम, यानी आपका राजस्व ग्राम, आप किस गांव में आते हो, आप किस पंचायत में आते हो, आप अपना राजस्व ग्राम यहाँ पे भरोगे, गांव का नाम, आपका थाना नंबर कितना है, थाना का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, मौजा का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, आप थाना नंबर यहाँ एंटर करोगे। जैसे थाना नंबर यहाँ एंटर करोगे, मान के चलो राजस्व ग्राम यहाँ पे भर दिए, यहाँ पे थाना नंबर भर दिए, उसके बाद हल्का नंबर व नाम, हल्का नंबर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हल्का का नाम लिख देना है। मतलब एक हल्का का जो एक अलग अलग हल्का होता है, हल्का आप अपना जानकारी लेके हल्का में भर सकते हो। उसके बाद आपका पुलिस थाना कहाँ पे है, आप अपना थाना कहाँ पे है वो लिखना है। उसके बाद अंचल कहाँ पे है, अंचल लिखना है। उनके बाद जिला का नाम, ये आपका ऊपर में फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। आगे यहाँ यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है रैयत का नाम एवं पिता का नाम। तो यहाँ पे लिखोगे रैयत का नाम और पिता का नाम। रैयत मतलब क्या, जमीन जिसका है उनका, और उसका पिताजी का नाम। जैसे 1 नंबर में जमीन मान के चलो ए का है और ए का पिता का नाम 1 है, ठीक। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो रैयत का नाम और एवं उनके पिताजी का नाम। दूसरा नंबर में दूसरा भाई का नाम बी है और इनके पिताजी का भी नाम 1 ही होगा, क्योंकि एक ही फॉर्मेट में भाई है अलग अलग। और तीसरा फॉर्मेट में मान के चलो सी है और इनके पिताजी का नाम 1 है। इसी तरह से अपना नाम और उनके पिताजी का नाम, भाई का नाम उनके पिताजी का नाम, उसके भाई का नाम उनके पिताजी का नाम। उसके बाद अस्थायी पता, आप परमानेंट आपका एड्रेस क्या है, आप किस एड्रेस पे परमानेंट रहते हो, वो एड्रेस आपको फिल करना है। मतलब ये टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस 2 प्रकार का होता है। टेम्परेरी ये होता है कि जहाँ पे हम गए और वहाँ पे कुछ दिन के लिए रहे, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, या कुछ दिन के लिए रहते हैं, उसके बाद मेरा पैतृक घर कहीं और है, तो ये आप अस्थायी पता, जो आपका वर्तमान पता है जहाँ पे आपका जमीन है, वो अस्थायी पता आपको देना होगा। तो ये अस्थायी पता मान के चलो बिहार लिख दिए, बिहार में कौन सा गांव है, कौन सा जिला है, ये सारा लिखना पड़ेगा। हमने एक फॉर्मेट बता रहे हैं। खाता नंबर, खाता नंबर मान के चलिए कि खाता नंबर 4, ठीक। खेसरा नंबर 9 है। जिनका रकबा एकड़ या डिसमिल में है, मान के चलो 1 एकड़ 24 डिसमिल है, ठीक। इस तरह से 1.24 डिसमिल देंगे। और यहाँ पे चौहद्दी है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है, ठीक। मान के चलिए कि यहाँ चौहद्दी किस तरह से लिखोगे, चौहद्दी इस तरह से लिखोगे कि आप अपने जमीन का, जिस जमीन का आप पेपर प्रस्तुत कर रहे हो, उस जमीन का उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है, उनका नाम लिखोगे। उनका अगर आपको पता नहीं है कि मतलब मेरे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कौन है, तो आप आसपास के लोग से पूछ के आप अपने जमीन के फील्ड पे जाके ये पता कर सकते हो, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम बिहार का चौहद्दी लिख देते हैं। चौहद्दी किस तरह से लिखा जाता है, उत्तर में बिहार का चौहद्दी, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये इस तरह से आप इसको चौहद्दी को लिख सकते हो। उसके बाद किस्म जमीन, आप किस किस्म का जमीन है, धनहर है, बीट है, खेती करने योग्य है, या इसे पड़ती है, तो आप लिखोगे मतलब जिस तरह का जमीन है। मान के चलो कि मेरा जमीन धनहर है, तो धनहर आप जमीन का किस्म लिख दिए। लगान, लगान आपका कब से कब तक कटा हुआ है, मतलब आपका लगान रसीद कब तक से, राजस्व लगान कब से कब तक कटा है। मान के चलो 2017 2017-18 तक कटा हुआ है, तो आप यहाँ पे 17-18 लिखोगे। आपके पास अगर नहीं है तो इनको छोड़ देना है, जिनका लगान रसीद नहीं कटा हुआ है इनको छोड़ देना। जमाबंदी संख्या आपको मालूम है, जमाबंदी संख्या आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपका जमाबंदी क्रिएट हो गया है तो जमाबंदी लिखना पड़ेगा, अगर जमाबंदी क्रिएट नहीं है तो इनको ऐसे छोड़ दोगे। जमाबंदी अगर क्रिएट है तो जमाबंदी आप लिख सकते हो। जमाबंदी नंबर, भूमि पर दावा का आधार, आधार यहाँ पे एक पॉइंट का बात है, भूमि पे दावा का अधिकार, मतलब आप उस जमीन को जिस पे आप दावा कर रहे हो कि ये जमीन मेरा है, तो किस आधार से दावा करते हो। तो आप आपके पास अगर सेल डीड है तो सेल डीड लिखोगे, सेल डीड, या नहीं तो खतियान है तो खतियान, या नहीं तो फॉरकेट होगा, मतलब बंटवारा सूद से लिए हुए, मतलब जिस आधार से लिए हुए हैं उस आधार का आप यहाँ पे भूमि पर दावा का अधिकार, मतलब आपने दावा किया है किस, अभियुक्त किसको बनाना है, यानी आपका गवाह कौन है,
ये आपको मान के चलिए नहीं भी भरना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और प्रपत्र 2 को भर के हमने फॉर्मेट बना के भर के बता दिया। इनको आप आराम से आसानी से भर सकते हो। अगर थोड़ा सा भी नहीं तो आप अगर प्रपत्र 2 को इसको आपको ऑनलाइन फॉर्मेट फिल करके चाहिए तो आप, अगर फॉर्मेट चाहिए तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, हमने फॉर्मेट को आपको भेज देना है, आप फॉर्मेट भर के या भरने के लिए बता सकते हैं, इस तरह से भरोगे। उसके बाद नीचे में है कि मैं घोषणा करता हूँ कि स्वघोषणा में की गई प्रविष्टि हमारे जानकारी में सही है। मतलब इस जो फॉर्मेट को फिल किए हैं, इसमें जो भी प्रविष्टि किए हैं ये हमारे जानकारी में सही है। बट अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, आगे अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका जवाबदेही हम लेते हैं, यानी वो खुद पे जवाबदेही है, क्योंकि स्वघोषणा प्रपत्र भर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, कुछ ना कुछ गलती होगा तो उसको सुधार करने का काम आपकी सर्वे टीम करेगी। वहाँ हेल्प डेस्क बना हुआ रहता है, वो आपका ठीक करके देगा। उनके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, बैलेंस देना है, आप किस जगह पे कहाँ पे आपका कैंप लगा था, किस जगह पे आप उस पेपर को जमा किए हैं, आधार नंबर देना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। ठीक, सिग्नेचर कर दिए, आपका प्रपत्र 2 भर के तैयार हो गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको वंशावली बना के, वंशावली स्ट्रक्चर बना के, वंशावली का पूरा फॉर्मेट बना के चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और इसी तरह के जिनके भी आपके रिश्तेदार में जानकारी जिसको भी नहीं है, आपके दोस्त सर्कल में जिसको भी यह जानकारी नहीं है, तो आप प्लीज शेयर करके उन्हें जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि अभी सर्वे हो रहा है, बहुत सारा अभी लूट, गांव में जो सवाल आता है, हम लोग के पास जो भी सवाल आता है बड़ा डिफिकल्ट, वो इतना रुपया मांगा, बोला ठीक कर देंगे, खेसरा को ठीक करने का इतना रुपया मांगा, नाम को ठीक करने का इतना रुपया, क्या जरूरी है कहीं जाने का? आप नजदीक से परिमार्जन करके, आप ऑनलाइन करके आप सारा चीज को, नाम को ठीक कर सकते हो, खाता को ठीक कर सकते हो, खेसरा को ठीक कर सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करो, वो सारा ठीक। अगर नहीं भी करोगे तो सर्वे की टीम आपको सारा चीज सही सही करके देगा। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।